हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हमारा अगला टॉपिक है कुषाण वंश। वीडियो को चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो यार, ठीक है। इसके अलावा आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है, ठीक है, वह आप कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि हम जितने भी कंटेंट हैं वह जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? ए दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी रायगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बिलासपुर। लेकिन जो है, जब यह प्रश्न आया था उस समय कुषाण वंश के सिक्के ना सिर्फ बिलासपुर में मिले थे, ठीक है। लेकिन आज के डेट में कुषाण कालीन जो सिक्के हैं वह बिलासपुर में, तेलीकोट में और कोरबा में, इन तीनों जगह में मिले हैं। तेलीकोट कहाँ पर स्थित है? रायगढ़ में, ठीक है। याद रखना है, आज के डेट में अगर यह प्रश्न आए तो कुषाण कालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो बिलासपुर, तेलीकोट, रायगढ़ और कोरबा जिले से, ठीक है। अगला टॉपिक है गुप्तकालीन इतिहास। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? ए स्वामीदत्त, बी व्याघ्रराज, सी विष्णुगोप, डी महेंद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी महेंद्र। देखिए ये जो क्वेश्चन है वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैटर्न बदल बदल के क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए समुद्रगुप्त की, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो वो थी हरिसेन, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो याद रखना किसने? हरिसेन, ठीक है। तो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख के अनुसार गुप्त वंशीय राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकाटक वंशीय राजा महेंद्र सेन, संभवतः प्रवर सेन प्रथम को तथा महाकांतार के नल वंशीय राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतार को विजय के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया, अपितु अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर छोड़ दिया। महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए सिर्फ एक पैराग्राफ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने। किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से। गुप्त वंश के राजा किस राजा से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त के, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने, ठीक। अब देखिए समुद्रगुप्त जो राजा था, ठीक है, वह दक्षिण विजय अभियान के लिए निकला। मतलब क्या हुआ, दक्षिण का राज्य जो था उसको जीतने के लिए निकला। पहुंचा कहाँ? हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को उस वक्त दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और वहां पर शासन चल रहा था किसका? ठीक है, महेंद्र सेन का, जो कि संबंधित था वाकाटिक वंश से, वाकाटक वंश से, ठीक है। तो सबसे पहले जाके ये महेंद्र सेन को, ठीक है, फिर उसके बाद महाकांतार पहुंचा, मतलब वर्तमान का बस्तर संभाग, ठीक है। वहां पर नल वंशीय राजा व्याघ्रराज को हराया, ठीक है। तो याद रखना है किसको किसको हराया, तो दक्षिण कोसल के महेंद्र सेन को और महाकांतार के व्याघ्रराज को, ठीक है। महेंद्र सेन किस वंश का था, तो वाकाटक वंश का। व्याघ्रराज किस वंश का था, तो नल वंश का, ठीक है। अब देखिए वह क्या किया, ये दोनों को हराने के बाद ना, ठीक है,
बोला कि नहीं यार चलो तुम दोनों को ना अपने राज्य में शामिल नहीं करूँगा, ठीक है? लेकिन ठीक है बस बोला कि बस यार मेरे को ना ठीक है सलामी ठोकते रहना, ठीक है? बाकी तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? बस ऐसा ही, ठीक है? तो अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, बल्कि अब उसको इस वर्ड में बोला जाए तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया, अपनी अधीनता स्वीकार करवा के छोड़ दिया, ठीक है? इसके अलावा महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। ये भी याद रखना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? देखिए सेम प्रश्न है, बोला अभी कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति थी तो उसके अनुसार जब समुद्रगुप्त कौशल के मतलब दक्षिण अभियान में निकला था, तब कौशल के शासक का नाम उस टाइम क्या था जिसको वो हराया? ए शिवगुप्त, बी सोमेश्वर देव, सी महेंद्र, डी महिपाल, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी महेंद्र। अभी जस्ट मैंने बताया किसको किसको हराया, दो लोग को। दक्षिण कौशल से किसको हराया? वाकाटक वंश का महेंद्र सेन। महाकांतार से किसको हराया था? तो नलवंशी शासक क्या बोलते व्याघ्रराज को, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था? ए प्रयाग प्रशस्ति, बी गया अभिलेख, सी किरारी काष्ठ स्तंभ, डी नालंदा अभिलेख। करेक्ट आंसर होगा ए प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है? प्रयाग प्रशस्ति जो है ना, और इसकी रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने, ठीक है? इसमें उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। देखिए बस प्रश्न का पैटर्न बदल रहा है, ठीक है? टॉपिक वही है, पैटर्न बदल रहा है। ऐसे ही व्यापम में पैटर्न बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? व्यापम में, सीजीपीएससी में, ठीक है? तो आपको अच्छे से यह टॉपिक याद रखना है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया? ए महेंद्र, बी व्याघ्रराज, सी नरेंद्र, डी प्रवरराज। चलो कमेंट में तो पहले यही बता दो कि समुद्रगुप्त मतलब गुप्त काल में, ठीक है, हमारे बस्तर क्षेत्र को क्या बोला जाता था, ठीक है? अब यह पूछ रहा है कि बस्तर के किस राजा को पराजित किया था, ठीक है? करेक्ट आंसर होगा बी व्याघ्रराज, ठीक है? तो नल वंश के राजा व्याघ्रराज को हराया था, ठीक है? कहाँ से? बस्तर क्षेत्र से। अब आप बताएंगे कि बस्तर क्षेत्र को गुप्त के काल में मतलब गुप्त वंश के शासन काल में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है? अगला प्रश्न है, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? ए महेंद्र, बी व्यागराज, सी शंखचूड़, डी जैतराज, ई कर्णराज। करेक्ट आंसर होगा बी व्याघ्रराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला कथन है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। दूसरा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इन तीनों कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है और बस्तर को क्या कहा गया है? महाकांतार। दूसरा क्या है? तो ये कथन तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कथन क्या है? समुद्रगुप्त ने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था, बिल्कुल सही, ठीक है? कौशल के राजा महेंद्र सेन को हराया और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराया था। तीसरा कथन देखते हैं, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।
तो मैंने आपको बताया था कि दोनों जो थे उनको उनके राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित तो नहीं किया था, बस बोल दिया कि सलामी ठोकती रहो और जाके छोड़ दिया। ठीक है? तो उस आधार पर 1 और 2 सही हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमको मिल चुका है। ठीक है? इन कथनों वाले जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, आपको हर कथन को बड़े अच्छे से पढ़ना होता है और उसके बाद आप यह भी चेक कीजिए कि क्या पूछा है आपको, कि सही ऑप्शन पूछा है कि गलत। ठीक है? जैसे इसमें लिखा है ना सही है, ठीक है? यहीं कभी गलत भी लिखा होता है कि 1 और 2 गलत है, 2 और 3 गलत है। तो बड़े बारीकी से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है? ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर होगा बी समुद्रगुप्त। देखिए, जो प्रयाग प्रशस्ति में ना समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया है। ठीक है? अगला प्रश्न है, इस राज्य में कांच गुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? ए पचराही, बी अकलतरा, सी सिरपुर, डी बानाबरत। करेक्ट आंसर होगा डी बानाबरत। देखिए, बानाबरत दुर्ग से ना, ठीक है, पहली बात तो यही हो गया कि बानाबरत कहाँ स्थित है? दुर्ग। तो वहाँ के विष्णु मंदिर से गुप्त वंश के कुल 9 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक सिक्का कुमार गुप्त का, एक कांच गुप्त का तथा 7 सिक्के स्कंद गुप्त के हैं। इन सिक्कों को आज के डेट में महंत घासीदास संग्रहालय, जो कि रायपुर में स्थित है, में संरक्षित रखा गया है। ठीक है? याद रखना कि बानाबरत दुर्ग से किनके-किनके सिक्के मिले हैं? तो कुमारगुप्त, कांचगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ में थे। पहला कौशल, दूसरा कुराट, तीसरा महाकांतार, चौथा पिष्टकपुर। ठीक है? इनमें से आपको बताना है कि किस-किस को, ठीक है, समुद्रगुप्त हराया था। ठीक है? या जाकर इस किस-किस राज्य को जीता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्यों? क्योंकि कौशल और महाकांतार यही दोनों जगह, ठीक है, दक्षिण अभियान में हमारे छत्तीसगढ़ से इन्हीं दोनों को वह हराया था। कौशल में किसका शासन चल रहा था? तो वाकाटक वंश का शासन महेंद्र सेन को हराया। और वहीं महाकांतार से, ठीक है, मतलब वर्तमान में बस्तर, यहाँ नल वंश के शासक व्याघ्रराज को हराया था। ठीक है? याद रखना यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 1 और 3। ठीक है? मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ए जांजगीर चांपा, बी जशपुर, सी सरगुजा, डी दंतेवाड़ा, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सरगुजा। कालिदास ने छत्तीसगढ़ आगमन के दौरान सरगुजा के रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की, जो मूलतः संस्कृत भाषा में है, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। ठीक है? कालिदास, ठीक है, तो यही हो गया कि कालिदास ने, पहला क्वेश्चन कि मेघदूतम की रचना किसने की? तो किसने की? कालिदास ने। ठीक है? अब मेघदूतम की रचना को कालिदास ने कहाँ पर की बोलेगा? तो सरगुजा के रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि मेघदूतम जो है वो मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखना संस्कृत भाषा में। फिर बाद में आगे चलकर उसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने। ठीक है? याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बाना बरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। ए कच्छ, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी
समुद्रगुप्त। देखिए, हमें यह पता है कि बानाबरत जो कि दुर्ग में स्थित है, यहाँ से कुमारगुप्त, कांचगुप्त और स्कंदगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हमारे सीजीपीएससी के द्वारा आंसर सी स्कंदगुप्त को लिया गया था, ठीक है? और ठीक है, अब क्यों लिया जानते हैं, सीजीपीएससी ऐसा-ऐसा हरकत करते रहता है, ठीक है? लेकिन वर्तमान में याद रखना है कि बानाबरत दुर्ग से जो है, कांचगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त इन तीनों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है और खुद आंसर लिया है स्कंदगुप्त को, ठीक है? ये देखिए, बानाबरत दुर्ग विष्णु मंदिर से गुप्त वंश के कुल 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण सिक्के हैं ना, जिनमें से एक सिक्का कुमारगुप्त, एक कांचगुप्त तथा 7 सिक्के स्कंदगुप्त के हैं। इन सिक्कों को महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में संरक्षित रखा गया है, ठीक है? चलिए, अगला वंश है नल वंश। देखिए, नल वंश के बारे में आगे बढ़ने से पहले ना, ठीक है, कुछ वंश है, ठीक है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो राज ऋषि तुल्य वंश है, इसका संस्थापक कौन था? शूरा। देखिए, ये टेबल ना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ तो नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए जितने इम्पोर्टेंट होते हैं ना, ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़ मैंने डाल दिया है कि कौन वंश था, कौन उसका संस्थापक था, उसकी राजधानी कहाँ थी, उनका शासनकाल क्या था, उसके शासक कौन कौन थे। तो आप किसी एक कोरे कागज़ में आप इसको लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये ना बहुत कन्फ्यूज़ होता है इसमें कि किसकी राजधानी कौन थी, संस्थापक कौन था, बार-बार इसमें ना कन्फ्यूज़न पैदा करता है ये चीज़, ठीक है? तो आप इसको एक कागज़ में, ठीक है, ए4 साइज़ का एक पेपर ले लो, उसमें, ठीक है, बाकायदा टेबल बनाकर, ठीक है, इसको लिख के रख लिए रहो, ठीक है? देखिए, राजऋषि तुल्यवंश, इसका संस्थापक कौन था? सूरा या शूरा। राजधानी थी राजऋषि तुल्यवंश की आरंग, जो कि रायपुर जिले में स्थित है वर्तमान में। शासनकाल था राजऋषि तुल्यवंश का 4वीं से 6वीं शताब्दी तक। राजऋषि तुल्यवंश के शासक कौन-कौन थे? सूरा, शूरा, दयित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित वर्मा द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय इसका अंतिम शासक था, ठीक है? पर्वत धारक वंश, देखिए, यह देवभोग गरियाबंद क्षेत्र से संबंधित है। अब देखिए, इसका जो राजधानी थी, वह थी तारंभक, किसके समय में? तुष्टिकर के समय में, ठीक है? इसका शासनकाल था 5वीं शताब्दी का। शासक कौन-कौन थे इसके? तो सोमन्नराज और तुष्टिकर, याद रखना। पर्वतधारक वंश के शासक कौन-कौन थे? तो सोमन्नराज और तुष्टिकर, ठीक है? अब देखिए सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश के संस्थापक कौन थे? शरभराज। सरभराज में अब इनकी सरबपुरी वंश की राजधानी क्या-क्या थी? तो इनकी 3 राजधानियाँ बनी। शुरुआत में बना सरबपुर, फिर बना मल्हार या प्रसन्नपुर, फिर बना सिरपुर, ठीक है? देखिए, सरबपुर को राजधानी कौन बनाया? तो सरभराज। मल्हार, इसी को उस समय में क्या बोला जाता था? प्रसन्नपुर। तो मल्हार मतलब प्रसन्नपुर को किस राजा ने बसाया? तो प्रसन्न मात्र ने। सिरपुर को किसने राजधानी बनाया? तो प्रवरराज प्रथम ने, ठीक है? तीनों राजधानियों को याद रखना है कि शरभपुरी शासनकाल में किन-किन क्षेत्रों को या किसे राजधानी बनाया गया था। तो याद रखना सरबपुर, मल्हार और सिरपुर। मल्हार को पहले प्रसन्नपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है? सरबपुरी वंश का शासनकाल था 5वीं से 6वीं शताब्दी। इनके शासक थे शरभराज, नरेंद्र, महेंद्रादित्य, क्रमादित्य, प्रसन्न द्वितीय, जयराज, सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज, दुर्गराज, सुदेवराज द्वितीय, ठीक है? नेक्स्ट है शैल वंश। शैल वंश का संस्थापक कौन था? श्रीवर्धन। यह शैल वंश जो है, इसका जो क्षेत्र था, इनका क्षेत्र था दुर्ग क्षेत्र, ठीक है? अब इनके शासक कौन-कौन से थे? तो श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन और जयवर्धन, ठीक है? अगला है नल वंश।
नल वंश का संस्थापक कौन था? शिशुक। इनकी राजधानी थी पुष्करी या कोरापुट और शासनकाल था 4वीं से 12वीं शताब्दी। शासक कौन-कौन थे? तो शिशुक, व्याघ्रराज, वराहराज, भौदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंदवर्मन, स्तंभराज, विलासतुंग, भीमसेन भीमसेन देव और लास्ट है नरेंद्र। अगला है सोम या इसी को पांडु वंश भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए सोम या पांडु वंश ना अलग अलग जगह पे थे। ठीक है, जैसे सिरपुर, मैकल। ठीक है, अब देखिए और कलिंग भी। ठीक है, तो पहले सिरपुर के पांडु वंश के बारे में देख लेते हैं। इनका संस्थापक कौन था? तो इंद्रबल। याद रखना, हम किस सोमवंश या पांडु वंश की बात कर रहे हैं? सिरपुर के। तो सिरपुर के जो पांडु वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो इंद्रबल। राजधानी यहाँ की थी सिरपुर। सिरपुर को उस समय क्या बोला जाता था? तो चित्रांगतपुर। शासनकाल चला 6वीं से 7वीं शताब्दी। शासक थे इंद्रबल, नन्नराज, महाशिव तिवरदेव, नन्नराज द्वितीय, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिव बालार्जुन। ठीक है, अब देखिए मैकल क्षेत्र में भी इनका शासनकाल था। तो मैकल के सोमवंश के बारे में देखते हैं। इनकी राजधानी थी अमरकंटक। शासनकाल था 5वीं शताब्दी। शासक कौन कौन थे? तो जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सूरबल। ठीक है, अगला वंश है कलिंग का सोमवंश। देखिए यहाँ पर भी सोमवंश 3 जगह हमको दिख गए, सिरपुर में, मैकल में और कलिंग में। अब कलिंग के सोमवंश के बारे में देखते हैं। हालांकि कलिंग का सोमवंश इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं। उसका संस्थापक कौन था? तो शिवगुप्त। शासनकाल चला 9वीं से 11वीं शताब्दी। शासक कौन कौन थे? शिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, मतलब महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। अगला वंश है बाण वंश। बाण वंश का संस्थापक थे महामंडलेश्वर मल्लदेव। राजधानी थी पाली। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट कर लेना, राजधानी थी क्या? पाली। शासनकाल था 9वीं शताब्दी। शासक कौन कौन थे? तो महामंडलेश्वर, मल्लदेव, विक्रमादित्य। ठीक है, ये सेम ही है, महामंडलेश्वर मल्लदेव और फिर अगला है विक्रमादित्य। ठीक है, चलिए अब नल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। राजी लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ए नल, बी पांडु, सी सरबपुरी, डी सोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नल वंश। देखिए नल वंशीय राजा विलास तुंग ने 7वीं से 8वीं शताब्दी में राजिम में राजी लोचन मंदिर का निर्माण कराया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने करवाया था। नलवंशीय राजा विलास तुंग ने राजिम अभिलेख, जो कि बना था वही मैंने बताया 7वीं से 8वीं शताब्दी, मतलब क्या हुआ वही 700 से 740 ईस्वी के आसपास उत्कीर्ण करवाया, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत है, जिसने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन को प्रमाणित किया। ठीक है, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का जो है ना सबसे जो प्राचीन इतिहास है, जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यही राजिम अभिलेख से। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? नल वंश से। बनवाया किसने? तो विलास तुंग ने। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर का भी निर्माण कब हुआ? 7वीं से 8वीं शताब्दी में। किसने करवाया? नलवंशी राजा विलास तुंग ने। राजीव लोचन जो मंदिर है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, बाद में आगे चलकर इसी मंदिर का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब क्या हुआ? रिपेयर समझ लो। ठीक है, तो रिपेयर कौन करवाया? तो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति जगतपाल ने करवाया था। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ए सांची अभिलेख, बी राजिम अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी उदयगिरी अभिलेख।
करेक्ट आंसर रहेगा बी, राजिम अभिलेख। राजिम अभिलेख से जो है हमारे मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में सभी जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है इससे रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। ठीक है। राजी लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा, इसे नलवंशी शासक ने बनाया था। तीसरा, इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है। चौथा, यह पंचायतन शैली का मंदिर है। आपको इन चारों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। पूछा क्या है? कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। चलिए उत्तर देखते हैं। पहले कथन की ओर चलते हैं। पहले कथन में क्या दिया है कि जो राजीव लोचन मंदिर है इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिल्कुल गलत। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि राजीव लोचन जो मंदिर है इसका निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा, इसे नलवंशी शासक ने बनवाया था। बिल्कुल करेक्ट। नलवंशी शासक विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है। नहीं भाई, ठीक है, राजीव लोचन मंदिर में यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पंचायतन शैली का मंदिर है। बिल्कुल करेक्ट। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 और 4 सही हो गया है। मतलब हमारा उत्तर ए हमको मिल चुका है। ये देखिए, इसका निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में किया गया था और यह भगवान विष्णु का मंदिर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन कौन था? ए, वराहराज, बी, भवदत्त वर्मा, सी, विलास तुंग, डी, अर्थपति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वराहराज। देखिए, नल वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुक। जबकि वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? वराहराज को। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो पुष्करी और या कोरापुट। ठीक है, ये याद रखना है। नलवंश का संस्थापक कौन थे? शिशुक। वास्तविक संस्थापक कौन है? वराहराज। नलवंश की राजधानी क्या थी? तो पुष्करी या इसी को बोला जाता था कोरापुट। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नलवंश की राजधानी थी? ए, सिरपुर, बी, पुष्करी, सी, बिलासपुर, डी, शरभपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पुष्करी या इसी को बोला जाता है कोरापुट। अगला प्रश्न है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के शासक का ऐतिहासिक प्रमाण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नलवंश। देखिए, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र ये किससे संबंधित है? तो ये नलवंश से संबंधित है। अब देखते हैं, रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है राजा नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन के हैं, जबकि केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक का है। ठीक है, दो चीज पहले यही याद कर लो कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? तो वह नलवंश से संबंधित है। अब इन ताम्रपत्रों से किन की जानकारी मिलती है? तो देखिए, रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है वह किसके बारे में बताता है? तो राजा भवदत्त वर्मन के बारे में। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किसके बारे में बताता है? अर्थपति भट्टारक के बारे में। ठीक है, याद कर लो। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए इस राज्य के प्राचीन राजवंश एवं उसके शासक। एक साइड दिए हुए हैं वंश के नाम, एक साइड दिए हुए हैं शासकों के नाम। आपको करेक्ट मैच करना है। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, अभी तो आप ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी सारे वंश अभी हमने पढ़े नहीं हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी नल वंश चल रहा है। ठीक है, तो नल वंश से रिलेटेड आप देख लो कि नल वंश के शासक कौन थे। तो ये इसमें दिया हुआ है भरदत्त वर्मन।
ठीक है, नल वंशी शासक कौन है? भवदत्त वर्मन। ठीक है, और ठीक है, हालांकि इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बाकी वंशों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन सही ढंग से समझ आएगा। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? ए अड़ेंगा केशकाल, बी बकावंड बस्तर, सी सरोना कांकेर, डी दरभा बस्तर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए अडेंगा केशकाल। कोंडागांव के अडेंगा ग्राम से नलवंशीय शासकों के कुल 32 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें वराहराज, अर्थपति भट्टारक और भवदत्त वर्मन के स्वर्ण सिक्के शामिल हैं। अब देखिए, हमने नलवंशीय शासक मतलब किन किन शासकों के बारे में पढ़ लिया। पहला तो यही पढ़े क्या, अब जानकारी कहाँ से मिलती है? राजीव लोचन मंदिर से। अब राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नल वंशीय शासक विलास तुंग ने। तो पहला शासक तो यही हमको मिल गया कि विलास तुंग इसका शासक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र से भवदत्त वर्मन की जानकारी मिलती है और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से अर्थपति भट्टारक की जानकारी मिलती है। तो दो शासक और हो गए, कौन कौन? भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, एक स्वर्ण से कौन केश काल के जो है अड़ेंगा ग्राम से, केश काल सॉरी बोला, कोंडागांव, कोंडागांव का जो अड़ेंगा ग्राम है, यहाँ से नलवंशी शासकों के सिक्के मिले। किसके किसके? वराहराज के, अर्थपति भट्टारक के और भवदत्त वर्मन के। ठीक है, और वराहराज ही इस नलवंशी शासक का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक साइड दिए हुए सेम शासकों के नाम और एक साइड दिया हुआ है, चलिए आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, जो कन्हर देव है वह संबंधित है छिंदक नागवन से। ठीक है, किससे? छिंदक नागवन से। स्कंद वर्मन जो है वह संबंधित है नलवन से। दुर्गराज जो है वह संबंधित है शरभपुरी वंश से। और हर्षगुप्त जो है वह संबंधित है पांडु वंश से। ठीक है, फिर से बता दे रहा कि जो कन्हर देव है वह संबंधित है छिंदक नागवंश से। स्कंद वर्मन संबंधित है नल वंश से। दुर्गराज संबंधित है शरभपुरी वंश से। हर्षगुप्त संबंधित है पांडु वंश से। ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैंने टेबल आपको बताया था ना, उस टेबल को सामने रखो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तब ये क्वेश्चन बनेगा। वो टेबल को एक बार आप पढ़ लीजिए, सभी शासकों के नाम। ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन आपको फिर अटेम्प्ट कर पाओगे आप। ठीक है, अगला जो वंश है वाकाटक वंश के बारे में देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। दूसरा, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। तीसरा, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। इनमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक और दो। देखिए, सातवाहन वंश की शक्ति खत्म मतलब क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। बिल्कुल करेक्ट। जो वाकाटक वंश थे वो सातवाहन के बाद ही आए। वाकाटक वंश का पहला राज्य प्रवरसेन प्रथम हुआ। बिल्कुल सही। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था? नहीं, उल्टा कर लो। प्रवरसेन जो है ना वह विंध्य शक्ति का बेटा था। ठीक है, प्रवरसेन किसका बेटा था? विंध्य शक्ति का। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। सिर्फ एक और दो सही है। ये देखिए, वाकाटक वंश एक राष्ट्रीय राजवंश है। सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के बाद इसका उद्भव हुआ तथा वाकाटक वंश के छत्तीसगढ़ में प्रथम शासक प्रवरसेन है। प्रवरसेन प्रथम विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजऋषि तुल्य कुल वंश।
या इसी को सिंपली राजऋषि तुल्यवंश भी बोला जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? ए शूरा, बी दैत्यवर्मा, सी विभीषण, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। देखिए, राजऋषि तुल्यवंश के बारे में कुछ बेसिक देख लेते हैं कि इनकी राजधानी कहाँ थी? आरंग रायपुर में। संस्थापक कौन थे? शूर या सूरा। शासक कौन कौन थे? शूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय जो है यह इसका अंतिम शासक था। स्रोत, भीमसेन द्वितीय जो कि अंतिम शासक था उसके द्वारा उत्कीर्ण आरंग ताम्रपत्र लेख से हमें इस वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही बन गया, आरंग ताम्रपत्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो होगा राजऋषि तुल्यवंश के शासकों के बारे में। ठीक है, और कौन लिखवाया था इसको? तो भीमसेन द्वितीय। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, आरंग ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? राजऋषि तुल्यवंश से संबंधित है। कौन इसको लिखवाया था? तो भीमसेन द्वितीय। अब देखिए विशेष क्या है, यह राजवंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था जिनका शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजऋषि तुल्यवंश की राजधानी थी? ए शरभपुर, बी सिरपुर, सी आरंग, डी अमरकंटक। करेक्ट आंसर रहेगा सी आरंग जो कि रायपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा आरंग को मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह भी याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया? पहला राजऋषि तुल्यकुल वंश, दूसरा शरभपुरी वंश, तीसरा नल वंश, चौथा चक्रकोट का नागवंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर ना आपको ये नहीं पूछा है कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, किस किस मतलब ये पूछना चाहिए था प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। यहाँ पर ना क्रम पूछा है कि कौन पहले आया। ठीक है, किसका शासन पहले आया फिर बाद में कौन आया, ऐसे करके आपको जमाते जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी। देखिए सबसे पहले कौन सा आया था, चलिए वहाँ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सबसे पहले आया हमारा राजऋषि तुल्यकुल वंश जिसका शासनकाल था 4वीं से 6वीं शताब्दी। फिर आया नल वंश 5वीं से 12वीं शताब्दी में। फिर आया शरभपुरी वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी में। फिर आया चक्रकोट का नागवंश 11वीं से 12वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजऋषि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए रत्नदेव, बी विभीषण, सी भीमसेन द्वितीय, डी दैत्यवर्मा द्वितीय। करेक्ट आंसर रहेगा सी भीमसेन द्वितीय। ठीक है, यही भीमसेन द्वितीय के द्वारा जो है वह आरंग ताम्रपत्र बनवाया गया था। अब ऐसा होता है ना कि समझ लो कि राजऋषि तुल्यवंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है, तो अब पता तो चल गया था कि मेरे बाद कोई नहीं आने वाला, शायद उसको एहसास हो गया था। ठीक है, तो वो बोला कि चलो अपने जितना भी जो अपना वंश है ना उसका एक ठो रिकॉर्ड बना के रखवा देता हूँ यार। ठीक है, काम आएगा फ्यूचर में, लोग देखेंगे। ठीक है, तो यही था कि भीमसेन द्वितीय अंतिम शासक था। ठीक है, फिर वही अपना जो है लास्ट आरंग ताम्रपत्र बनवा के छपवा के रखवा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? ए राजऋषि तुल्यकुल, बी शरभपुरी, सी पांडु, डी नल। करेक्ट आंसर होगा ए राजऋषि तुल्यकुल वंश। देखिए राजऋषि कुल वंश को जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ का प्राचीन मतलब सर्वप्रथम राजवंश माना जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, राजर्षि तुल्यकुल वंश की जानकारी निम्नलिखित अभिलेख से प्राप्त होती है। ए भरत बल का बमनी ताम्रपत्र अभिलेख, बी भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, सी सुदेवराज का कौवा ताल ताम्रपत्र लेख, डी सामंत इंद्रराज का मगध ताम्रपत्र लेख। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि राजऋषि तुल्यवंश का अंतिम शासक कौन था, भीमसेन द्वितीय। वही लास्ट में, ठीक है, अपने पूरे फैमिली का या पूरे वंश का, ठीक है, एक रिकॉर्ड बनवा के रखा कहाँ, जिसको बोला गया आरंग ताम्रपत्र। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख। अगला प्रश्न है, सूची एक, वही सूची एक में दिया हुआ है, ठीक है, राजवंश। सूची दो में दिए गए शासक आपको मैच करना है। वही टेबल उठा के बैठ जाओ, ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर सभी शासकों को देखो, पढ़ो, ठीक है, और फिर इस प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, राजऋषि तुल्य वंश का शासक मैंने अभी बताया भीमसेन द्वितीय अंतिम शासक था। तो प्रथम कौन था, मतलब प्रथम नहीं, इसके पहले भीमसेन द्वितीय के पहले कौन आया, भीमसेन प्रथम। तो तुक्का तो मार ही सकते थे अगर आपको पता हो कि राजऋषि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो भीमसेन द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पर आप भीमसेन प्रथम, ठीक है, लगा सकते थे। नल वंश में बताया था कि भवदत्त वर्मन, ठीक है, इसके शासक है। नल वंश का शासक कौन है, भवदत्त वर्मन। शरभपुरी वंश, ठीक है, तो ये इसको कौन था, तो प्रसन्न मात्र, ठीक है, जिसने प्रसन्नपुर नगर बसाया, जो कि वर्तमान में मल्हार है। फिर अगला है पांडु वंश। पांडु वंश का शासक कौन है, तिवरदेव। ठीक है, इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे। ए विभीषण, बी भीमसेन प्रथम, सी शूर, डी दैत्य प्रथम। करेक्ट आंसर आएगा सी शूर। राजर्षि तुल्यवंश जो है, इसका संस्थापक जो है शूर या शूरा है, थे। अगला प्रश्न है, किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राजर्षि तुल्य राजवंश का शासनकाल था। ए 14वीं से 16वीं शताब्दी, बी 11वीं से 12वीं शताब्दी, सी 7वीं से 9वीं शताब्दी, डी चौथी से 6ठी शताब्दी। करेक्ट आंसर होगा डी 4ठी से 6ठी शताब्दी। राजर्षि तुल्य वंश जो है, उनका शासनकाल 4ठी से 6वीं शताब्दी तक रहा था। अगला प्रश्न है सेम वही, एक साइड दिया हुआ है वंश, एक साइड दिया हुआ है शासक। आपको सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित कौन सा शासक है, तो भीमसेन। शरभपुरी वंश से मतलब शरभपुरी का कौन था, तो अभी मैंने बताया प्रसन्न मात्र। पांडु वंश का शासक कौन है, ठीक है, तो पांडु वंश का शासक है महाशिवगुप्त। नल वंश का शासक कौन है, नल वंश का शासक हो जाएगा भवदत्त वर्मन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर से बता दे रहा, राजऋषि तुल्य वंश भीमसेन, शरभपुरी वंश प्रसन्न मात्र, पांडु वंश महाशिवगुप्त, नल वंश भवदत्त वर्मन। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश की स्थापना शूर ने की थी। ए राजर्षि तुल्य वंश, बी पांडु वंश, सी शरभपुरी वंश, डी बाण वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, चलिए आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। देखिए, आप सभी से ना एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक होता है, ठीक है, आप ज़रूर कमेंट में, ठीक है, दें। ठीक है, इसके अलावा जो भी और भी आप सुझाव देना चाहते हैं, ठीक है, वह भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।